मित्रों राम राम। आज का संवाद हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द राजन पांडे शो में, जहां पर एक बहुत ही निहायत आम व्यक्ति अपने मन की बात सेम वे आइडल आदरणीय श्री मोदी जी के जैसे अपने मन की बात वे हर माह के आखिरी रविवार को करते हैं। कुछ अपने मन की बात मैं आप सबके सामने रखता हूं। और यस, एक हमेशा की तरह प्रार्थना भी करता हूं कि साहब संवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। हम लोग बहुत जल्दी से ही अपना आज का विषय शुरू करते हैं। उससे पहले सर आज मन गदगद है, तो एक छोटा कोई वैसा नहीं बट बहुत एक प्यारी सी पंक्ति है, चौपाई है रादर। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरही भव सिंधु बिना जल जान, जय जय सिया राम। सुंदरकांड के आखिरी दोहा है साहब, तो उससे शुरुआत कर रहे हैं हम साहब। आज आपने सबने मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोगों के पास समय रहा होगा तो सदन में आज जो मोदी जी ने भाषण अपना दिया, संबोधन किया, उसमें उन्होंने भारत के अगले 1000 साल तय कर दिए। या मैं तो साहब मुझे तो पूरा विश्वास है, और मोदी साहब ने तो गारंटी भी दी है। और मोदी साहब की गारंटी मतलब जॉब इज ऑलमोस्ट डन, है ना साहब। देखिए जो उन्होंने आज एक बात कही ना कि मेरा तीसरा कार्यकाल भारत के अगले 1000 साल की रूपरेखा तय कर देगा, तो आप ये हालांकि ये बात उन्होंने जिस समय पे अयोध्या में हमारे परम आराध्य प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय पे भी उन्होंने ये बात कही थी। तो और आज उसी बात को उन्होंने संसद में दोहराया भी। देखिए साहब एक बात बिल्कुल आप निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं कि अभी के जो हाल के घटनाक्रम हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य में भी आप अगर देखेंगे, आप इकोनॉमिकली भी देखें और सामरिक रूप से भी देखें, तो आपको पहले के भारत और आज के भारत में बहुत अंतर नजर आएगा। हाँ जी, मैं हो सकता है कि मेरी अपनी व्यक्तिगत परिकल्पना भी हो सकती है, एज लाइक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ओन परसेप्शन। तो मेरी अपनी जो परसेप्शन है, मैंने भारत का कायाकल्प 2014 के बाद होते देखा है। सो मेरे लिए कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं थी। अब थोड़ा सा चलिए हम लोग राजनीतिक कुछ उसमें बात करें, तो साहब जैसे मोदी साहब ने आज एक गर्जना की कि अब की बार भाजपा 370, उन्होंने अपनी भाजपा को 370 दिए, एनडीए 400 पार। और अगर आप जमीन से जुड़े हुए हैं, मेरे जैसे अगर आप आम व्यक्ति हैं, तो आप उनके इस नारे को ना, आप उनको एक ऐसा कह लीजिए कि मोहर लगा सकते हैं कि हाँ जी साहब, इस बार एनडीए 400 पार तो होना ही होना है, जिसमें भाजपा का कंट्रीब्यूशन 370 प्लस रहेगा। रीजन भी है, आप अगर जमीन पर उतर कर देखें तो देखिए एक जो मेजर क्लास है जो ऑफ वोटर्स, अगर हम चलिए बात करते हैं तो खासतौर पे जो नया वोटर है, 18 साल की जिन्होंने उम्र अभी क्रॉस की है, वे वोट डालने के अधिकारी हुए हैं, तो आज उनकी नजर में तो मोदी साहब एक आइकॉन के रूप में उभरे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने आज देखिए, आज एक ऐसा युग है, डिजिटल युग है, कि आप अपनी उपलब्धि और अपनी नाकामियां दोनों की ही बात करता हूं, आप छुपा नहीं सकते, वो कैसे न कैसे सामने परिलक्षित हो ही जाती हैं। तो भारत का जो बढ़ता रुतबा है, आज अगर आप देखें तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जैसा कि मोदी साहब ने मैं उसको बोलूंगा कंफर्म कर दिया कि यस, उनके अगले टेन्योर में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। उन्होंने इस बात को
एक वो जो वित्त मंत्री रहे हैं, अब नाम नहीं लेते हैं, तो उन्होंने संसद में यह कहा था कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2044 का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब एट दैट टाइम इट वाज समवॉट ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स प्लस, मतलब 30 से 35 साल उनके नजर में था कि भारत को 3 दशक या शायद ज्यादा भी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप देखें तो मोदी साहब ने अपने दूसरे कार्यकाल में ही भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए, और अब वे प्रतिबद्ध हैं कि उनके अगले टेन्योर में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो एक तरह से आप ये कह लीजिए कि जो नवयुवा है, नवयुवा जो एक पूरा क्लास ऑफ वोटर है, देखिए वो ना, वह किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद या कह लीजिए आपकी इस प्रकार की जातिगत विभाजन एंड लाइकवाइज ऑल दोस नॉनसेंस स्टफ में विश्वास नहीं करता। यह मैं आपको जमीन पर उतर के आप स्वयं से देखिए, दे हैव नथिंग टू डू कि व्हाट हिज और हर सरनेम इज, और टू विच रिलीजन और फेथ और शी बिलोंग्स टू। नहीं, वो भारत को एक समृद्ध राष्ट्र की तरह देखना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि समृद्ध राष्ट्र ही उसके भविष्य को सिक्योर करेगा, सेफ करेगा, सेफ्टी प्रदान करेगा। तो एक सबसे बड़ा क्लास तो जो मोदी साहब के साथ जुड़ता मैंने देखा है, तो एक ये नया जो वोटर है, ये खासतौर पे मैं युवा वर्ग की ही अभी बात कर रहा हूं, तो वह मोदी साहब को वोट करने वाला है। इट्स गोइंग टू वोट फॉर एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और दूसरा फिर एक और जो सबसे बड़ा मेजर क्लास होता है ऑफ वोटर्स, वो होती है नारी शक्ति। तो जिस प्रकार से मैं, चलिए अभी बाहर बहुत पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य की भी बात अगर मैं थोड़ी देर के लिए सबसाइड कर दूं, तो आप मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अभी जो पूर्व सीएम थे शिवराज मामा, शिवराज सिंह चौहान, मामा ही निकलता है उनके लिए, और वे हैं भी मामा, ऐसा मैं भी उनको मामा से ही संबोधित करता हूं और याद करता हूं। तो मामा जी ने जिस प्रकार से एक जिसको अगर मैं ये कह दूं कि एक कट्टर वोट बैंक तैयार कर दिया नारी शक्ति का, जो भाजपा को बिल्कुल, जिसको बोलते हैं आंख बंद करके वोट डालता है, तो वह नारी शक्ति का भी भाजपा से इस प्रकार जुड़ जाना। फिर आज मोदी जी ने वह जो 3 करोड़ लखपति बहनों का जो एक नारा कह लीजिए या एक सपना जो दिखाया, और गारंटी, तो सपना नहीं दिखाते, वे गारंटी देते हैं और पूरा करके भी दिखाते हैं। तो ये जो 3 करोड़ लखपति बहनाओं का एक जो अभी परिकल्पना ही ले लीजिए, परंतु साहब एक बात तो आप तय कर लीजिए कि जो भी नंबर ऑफ वोटर्स होंगे, महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं, महिला वोटर्स की, तो 3 करोड़ वोट, तो मैं साहब कहता हूं कि अगर 3 करोड़ ना भी सही, बट फिर भी 2.5 करोड़ वोट मोदी जी ने सीधे सीधे साध लिए। इसका कोई काट नहीं है, चाहे वो जो इंडिया एलियंस है और 10-20 दलों को अपने साथ में लेकर आ जाए, और भी जितना जो भी वॉट एवर दे कैन प्ले, कि वह इस वोट बैंक को किसी भी तरीके से अपनी ओर खींच पाएगा, लिखित में देने को तैयार हूं कि यह 2.5 से 3 करोड़ वोट मोदी साहब ने आज के आज ही सील कर लिए हैं, ईवीएम हैक हो गई है। विपक्ष के लिए एक ये चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, अभी ईवीएम से भी याद आ गया, देखिए जिस समय एक राष्ट्र की एक परिकल्पना चल रही थी कि भारत अगले साल 1000 सालों के लिए भारत की आधारशिला और मजबूत हो जाएगी, एक समृद्ध भारत होगा, एक बहुत ही विकसित देश होगा, राष्ट्र होगा। उस समय पर एक कांग्रेस के वयोवृद्ध बड़े ही जिनको कभी राहुल गांधी के वे राजनीतिक गुरु भी होते थे,
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी, वे अभी भी वही पाषाण युग में जाने की बात कर रहे थे कि नहीं साहब, वो ईवीएम पर देश की जनता को भरोसा नहीं है। अरे साहब सुनिए ना, मतलब एक स्पष्ट, ये तो मैं कहता हूं कि संवाद से ज्यादा मैं एक संदेश दे रहा हूं कि ईवीएम तब हैक हो जाती है जिस समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को। साहब बहुत सी ईवीएम उस दिन हैक हो गई। आपने अगर वीडियो में फुटेजेस सोशल मीडिया में वीडियो फुटेजेस देखे होंगे, किस प्रकार से जो वहां पर उपलब्ध नहीं जा सके थे अयोध्या में, है ना, तो उन्होंने कैसे किस प्रकार से रामलला जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसको उन्होंने घर में सेलिब्रेट किया। मैंने तो कुछ व्यक्तिगत तौर पे देखा उन मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, वयोवृद्ध, उनको जो शायद ही खड़े भी नहीं हो सकते थे, तो वो खड़े होकर जो उनके घर में विग्रह थी उनकी पूजा की उन्होंने, ये मान के कि रामलला आ गए। तो पीएम साहब बहुत सी, आई विल से कि अगर मैं ना भी कहूं तो मतलब 20 से 25 करोड़ वोटर्स के ने ईवीएम हैक कर दी। आज वो जो 3 करोड़ महिलाओं की जो वोट्स हैं, आज वो हैक हो गए। मैंने युवा शक्ति के वोट्स तो पहले ही बता दिए। और इसके बाद हाँ, एक जो मैच्योर, जो बड़ा परिपक्व मतदाता है, उसके तो आप ऐसा कह लीजिए कि रोम रोम में मोदी साहब बस गए हैं, बसे हुए हैं। और आज की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं कि 2014 के बाद से, नहीं साहब, ये जब से मोदी साहब अपने मुख्यमंत्रित्व काल में थे, मैं उस समय थोड़ा गुजरात भी मैंने देखा था किस प्रकार से कायाकल्प हुआ था गुजरात का। तो उसके बाद से तो आप ऐसा कह लीजिए कि उनका वोट शेयर हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। तो आज मोदी साहब ने जो एक भाजपा के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 प्लस का जो नारा बुलंद किया है ना, आप इसको कहीं पर बहुत अच्छे से लिख कर अंकित करके अपने दीवार पर कहीं लगा सकते हैं, और आप ये होते देखेंगे। मैं आई एम सो मच, आई एम डैम श्योर। आप लोग को क्या लगता है, एक बार प्लीज कमेंट में अवश्य बताइएगा। ठीक है साहब, और एक दूसरी चीज और भी उन्होंने कही कि जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगी कि जो उनका तीसरा टेन्योर होगा, तीसरा कार्यकाल होगा, वो बड़े फैसलों के लिए जाना जाएगा। देखिए साहब, मोदी साहब है ना, अब बिग डिसीजंस में आप उनके क्या डिसीजंस होंगे, आप सिर्फ परिकल्पना कर सकते हैं। मुझसे अगर पूछेंगे कि क्या ऐसे बड़े डिसीजंस हो सकते हैं, हाँ जी, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे मैं परिकल्पना तो नहीं कर सकता कि चुनाव होने बंद हो जाएंगे, मोदी साहब पुतिन जैसा व्यवहार करेंगे, कोई डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी, मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ दोस नॉनसेंस स्टफ। ये तो शायद है कि कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति के भी दिमाग में नहीं आता होगा, भले वो वोट किसी को भी डाले, चाहे वो भाजपा को डालता हो, कांग्रेस को डालता हो, या समाजवादी पार्टी में डालता हो, बहुजन समाज पार्टी में डालता हो, या किसी भी राजनीतिक दल का वोटर होगा वो। बट वह कभी उसके मन में इस टाइप के घृणित और छोटी सोच तो नहीं आ सकती कि भारत में चुनाव बंद हो जाएंगे और सब कुछ। अब उनके जो यह बड़े डिसीजंस हैं, डेफिनेटली हम उनके तीसरे कार्यकाल में देखेंगे कि वह ऐसे बड़े डिसीजंस क्या होंगे। एंड यस, एक तबका है जिसको मैं और एक पूरा बहुत सारा एक समाज भी जानने लग गया है कि जो धुर मोदी विरोधी है, और जिनका काम सिर्फ मोदी जी के अच्छे फैसलों का भी विरोध करना है, मतलब विरोध करने के लिए विरोध करना है। तो उनके लिए जरूर अब डे बाय डे, जैसे जैसे उनका तीसरा टेन्योर करीब आएगा, मई में लोकसभा चुनाव हैं, तो ऐसा मान के चलिए हो सकता है कि 30-31 मई तक में शायद है कि उनका तीसरा कार्यकाल भी शुरू हो जाएगा, और फिर उस घड़ी आ जाएगी। अब देखिए, वैसे तो भाजपा के 3 कोर मुद्दे हमेशा से उनके मैनिफेस्टो में थे। मैनिफेस्टो से ज्यादा बेहतर मैं कहूंगा एक तरह से उनका संकल्प पत्र होता था, घोषणा पत्र नहीं होता था। घोषणा पत्र तो मैंने बाकी पार्टियों को देखा था,
परंतु और ये मैं उनका संकल्प पत्र क्यों कहता हूं, क्योंकि जब से मैंने भाजपा या राजनीति को जानना शुरू किया, तो 3 मुद्दे साहब मेरे को हमेशा से उनके संकल्प पत्र में मिलते थे। उनके राजनेताओं के मुख से भी मैंने सुनता था कि राम मंदिर एंड धारा 370 और तीसरा यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता। राम मंदिर डन, धारा 370 डन, तीसरा आता है यूसीसी समान नागरिक संहिता। उसकी भी आज अगर आपने देखेंगे तो आज आपको वानगी मिल गई होगी। उत्तराखंड जो कि भाजपा शासित प्रदेश है, वहां पर इसको अमली जामा पहना दिया गया और वहां पर लागू भी हो गया। लाइकवाइज मेरा पूरा विश्वास है कि जो भाजपा शासित दूसरे प्रदेश हैं वहां पर भी यूसीसी सूनर और लेटर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और फिर एक समय आएगा कि जब वह पूरे भारत में ही इट विल बी एप्लीकेबल। एक देश एक विधान, एक देश एक विधान एक निशान। तो भारतवासियों को इसके लिए अग्रिम रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि यह मोदी की गारंटी है। और मोदी साहब की जो गारंटी होती है वह उन गारंटी नहीं होती है, रादर आई विल से कि यह उनका अपना एक संकल्प होता है, एक कमिटमेंट होता है और वो पूरा करते हैं। अच्छा साहब, ये जो बात हुई, चलिए मोदी साहब की बात हुई, और इसमें उन्होंने और बातें तो देखिए उनकी कुछ एक ऐसी थी कि जो अगर अपन एक एक बात को अगर हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, उसकी मीमांसा करेंगे, तो शायद है कि 2-3 घंटे का यह पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। बहुत संक्षिप्त में प्रयास करूंगा मैं, जितना कम से कम समय लगे। एक उन्होंने चर्चा की पूर्ववर्ती, फिर चाहे वो नेहरू जी को भी उन्होंने याद किया, इंदिरा जी को भी याद किया, नेहरू जी के एक भाषण का भी उन्होंने उल्लेख किया कि नेहरू साहब के नज़र में भारतीय जो हैं वो कम मेहनती होते रहे हैं, मतलब मेहनत ना करना पड़े, उनका ऐसा परसेप्शन था। उनको लाल किले से जो उन्होंने भाषण दिया था उसी के वो उद्धृत कर रहे थे, तो उनका नेहरू साहब का परसेप्शन ऐसा था। और लाइकवाइज इंदिरा जी को के भी एक भाषण को वो कोट कर रहे थे कि बहुत जल्दी घबरा जाते हैं भारतीय। थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि चलो मानव स्वभाव होता है कि व्यक्ति घबरा जाता है, डर जाता है, कामचोर भी होते हैं, बट आप सबको एक तराजू पर तो नहीं तौल सकते। और जिस प्रकार से आज भारत ने अपना मुकाम हासिल किया 2014 के बाद, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, आज भारत इज नॉट द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, इट्स नॉट द स्टेट ऑफ स्नेक चार्मर्स, है ना। नाउ इंडिया इज वेल नोन फॉर इट्स मार्स मिशन, फॉर इट्स चंद्रयान मिशन, एंड लाइकवाइज अभी तो ये एक शुरुआत है। मैं तो ये कहता हूं कि भारत की एक नई शुरुआत हुई है, मेरा अपना मानना है। व्यक्तिगत तौर पे मैं तो मानता हूं कि हाँ भाई, अगर कोई क्रिटिक्स अगर ये बोले कि तो क्या 2014 से पहले भारत विकसित नहीं हो रहा था, या इट वॉज अ डेवलपिंग नेशन, है ना, एक थर्ड वर्ल्ड की श्रेणी में हमको रखा जाता था, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और रादर आई विल से it was a conspiracy to keep India in in the bracket of the countries belonging to third world, जो कि तृतीय क्या बोलते हैं उसको, तीसरे युग की तीसरी ऐसे करके कुछ बोला जाता था। ओवरऑल मतलब एक 2ym दर्जे का स्टेटस जैसा रखा जाता था। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि हाँ, देयर वाज ए कॉन्स्पिरेसी कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनको ज्यादा बेहतर मतलब रास्ते बना दिए जाते थे कि साहब आप आगे बढ़ जाओ, हम ठीक हैं, हम जैसे भी है चला लेंगे। यहाँ सब जितने भी पढ़े लिखे हैं या सोच समझ रखते हैं, हमको पता है, आप आगे बढ़ जाओ, हमको तकलीफ नहीं है। तो वो एटीट्यूड अब नहीं है, हमारे नेतृत्व में नहीं है। तो स्वाभाविक है कि हम अपनी जो पोजीशन है हम उसको वापस से देखिए। विश्व गुरु की एक अवधारणा जो मोदी साहब की उससे ही आई, तो हम विश्व गुरु भी बनेंगे।
कभी होते थे हम पुनः, वी विल रिक्लेम दैट स्टेटस। और फिर उसके लिए बहुत सारे रीजंस भी हैं साहब। अगर मैं क्या है, मैं चाहता हूँ कि जितना कम से कम शब्दों में हो जाए। और हाँ, एक सबसे बड़ी विडंबना भी है। देखिए, आई एम ऑल प्रेस टू मोदी साहब, बट एक और भी विडंबना ये भी है ना कि अगर थोड़ी देर के लिए, जैसे विपक्ष की भी बात कर लें हम, अभी जैसे मैंने बताया कि दिग्विजय सिंह साहब का अभी भी पुराना वही आलाप चल रहा है कि ईवीएम सैक हो जाएंगी, ईवीएम सैक हो जाएंगी, हमको ईवीएम पर विश्वास नहीं है। साहब, वो आप ही के एक आपके कद के तो हैं नहीं, रेवंत रेड्डी अभी अभी चुनाव जीते हैं तेलंगाना में। बोल दीजिए उनसे साहब कि आप इस्तीफा दे दो, छोड़ दो, हम बैलेट से हम प्रेशर, इससे प्रेशर बनाएंगे। या जितने भी नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं जहां पर दूसरे दलों का शासन है, वे सब के सब आज रिजाइन कर दें, अपनी सरकार भंग कर दें और बोले कि साहब हम बैलेट से हमको चुनाव कराए जाएं और हम इसी तरीके से सरकार में वापसी चाहेंगे। देख लेते हैं। चलिए शुरुआत कीजिए ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले रेवंत रेड्डी साहब को फोन कीजिए। उसके बाद हिमाचल में आपकी सरकार है, आप वहां फोन कीजिए, उनसे बोलिए कि उनका सीएम का नाम नहीं याद कर पा रहा हूं मैं, ही शुड सबमिट हिज पेपर, है ना। लाइकवाइज भगवंत सिंह मान है, उनसे बोलिए वो अपना पेपर सरेंडर कर दे। स्टालिन है, वे अपना पेपर रेजिग्नेशन दे दें, सभी दे दें और बोले कि साहब आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, तभी हम तब अगर हम चुन के आ गए तो हम मान लेंगे। तो इस टाइप नॉनसेंस स्टाफ, दे आर ट्राइंग टू टेक बैक इंडिया बैक टू स्टोन एजेस, है ना। इन लोग की ऐसी सोच है, कहने के लिए आदमी मजबूर हो जाता है। खैर एनीवे, अब किसी की सोच को हम तो नहीं बदल सकते। एक सोच और भी है इनके, जो कई बार मैंने आप लोगों ने सुना भी होगा, स्पीयर हेड कौन है, रागा, जो जैसा उनको बुलाया जाता है रागा, राहुल गांधी जी। आज भी वे कहीं भाषण दे रहे थे, एक फनी क्लिप डाली थी कि वो कोई एक मजदूर है, कोयला ढो रहा है, साइकिल पर लेकर जा रहा है, तो वे उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी साइकिल को धक्का लगा रहे हैं। मैंने तो देखा वही लेकर साइकिल चल दिए। ऐसे कुछ देखें तो आप चांदनी चौक में भी या दिल्ली के किसी कहीं किसी जगह पर वो मोटरसाइकिल रिपेयर कर रहे थे, कभी वो ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं, खेत में रोपाई करने लग जाते हैं। अरे ये सब गिमिक्स जो है ना, आज ये वोट इनसे नहीं मिलने वाला। अगर आपको 50 साल की उम्र पार करने के बाद कुलियों के दुख दर्द की ओर आपका ध्यान जा रहा है, इसलिए क्योंकि आप 10 साल से 10 साल से भी ज्यादा समय हो, हाँ 10 साल हो गए आप केंद्र में, आप आपके पास यू आर ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयड। तो अब आपको ख्याल आ रहा है कुलियों की तकलीफें, मोटर मैकेनिक्स की, किसानों की। आज वो मजदूर मिल गया आपको, कल पता नहीं दुग्गल साहब को और कौन क्या मिल जाएगा। तो मतलब अब ये सब नहीं काम करता। आज धरातल पर क्या चीजें ऐसी हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा मोटिवेट करती हैं वोट डालने के लिए, तो वो होती है उनकी, जो उनको जो मैदान पे नजर आता है। अगर आज मोदी साहब, जो आज मैं फिर से अब वापस आ रहा हूं, वो 3 करोड़ लखपति बहनाओं वाले, और वो हो जाएंगे, तो महिलाओं को ना, अब आप फिर वो कहीं जाकर फिर किसी उसमें जाकर वो किसी के साथ आप पराठे बनाने लग जाओ या कुछ और अपना बनाने खिलाने लग जाओ, तो क्या एक अलग बात होगी। अदरवाइज यह जो सपना आज मोदी साहब ने जो एक कमिटमेंट किया है कि मैं 3 करोड़ लखपति बहनें बनाऊंगा, करूंगा, तो वो बहनों की आंखों में सपने आज से सज गए हैं। और जब भी इलेक्टोरल रिजल्ट्स आएंगे, आप ये 3 करोड़ वोट तो कंफर्म मानिए, साथ में और उनके साथ जो और जुड़े हुए महिलाएं होती हैं, उनके वोट भी मोदी साहब ने सील कर दी। तो हाँ, और एक चीज और भी ऐड करनी चाहिए मुझे, डेफिनेटली खासतौर पे युवा वर्ग के लिए। तो अगर ये संदेश होगा मेरा, तो संदेश भी कि एक तरफ हमारे पास
75 साल के आसपास के मेरे ख्याल उम्र होगी मोदी साहब की। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, दीर्घायु करें। तो वे हैं जो जिनके पास एक विजन है, भारत को एक विकसित देश बनाने का विजन है कि मैं अपने तीसरे कार्यकाल में ही भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाऊंगा। दूसरे तरफ एक 50, 52, 53 साल का, अब राजनीति में सभी लोग युवा कहलाते हैं, एक अधेड़ है जो अभी भी वो भारत को स्टोन एज में ले जाना चाहता है, या कम से कम 12वीं 13वीं शताब्दी में ले जाना चाहता है। बोलता है कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, कास्ट सेंसस कराऊंगा। तो अब तो सीधे सी बात है ना कि आप यूथ्स को जोड़िए। यूथ्स को इससे मतलब नहीं है कि वो किस कास्ट को बिलोंग करता है, किस धर्म को बिलोंग करता है। उसको रोजगार चाहिए, उसको मतलब किसी भी तरीके से उसकी वे ऑफ लिविंग अच्छी होनी चाहिए। दिस मैटर्स टू द यूथ्स एंड इवन टू एनी ऑफ द इंडिविजुअल। मैं सिर्फ किसी एज ग्रुप को नहीं बोलूंगा मैं। तो मतलब इट्स एन आयरनी, ये एक विडंबना है कि एक तरफ तो एक ऐसा नेतृत्व है जो हमको एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाना चाहता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा नेतृत्व तो नहीं कहूंगा, है तो वो, अब अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो उनके नेतृत्व में, मेरा पिछले वीडियो में भी, और प्रशांत कुमार जी ने तो बहुत अच्छी बात कही थी कि 90% जो भी चुनाव उनके नेतृत्व में हुए उसको हरा कर बैठे हैं, फिर भी वे अपने पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। तो वो जो एक आदमी 12वीं 13वीं शताब्दी में व्यक्ति जी रहा है, यह भारत को ले जाना चाहता है, तो इट्स ए क्लियर चॉइस टू ऑल दोस जो आज वोट डालेंगे मई में, कि वे भारत को कहां ले जाना चाहते हैं। आई थिंक द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर टुडे, है ना। आज ही के दिन दोनों के भाषण थे। एक राहुल गांधी कहीं अपने वो यात्रा में भाषण कर रहे थे कि जातिगत जनगणना जरूरी है मेरे लिए, और मोदी साहब कह रहे थे कि आई एम कमिटेड कि भारत एक विकसित राष्ट्र रहेगा उनके अगले टेन्योर में। तो साहब, इट्स अ क्लियर चॉइस वन हैज टू मेक कि भारत को कैसे देखना चाहते हैं। आई थिंक द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। संवाद भी अच्छा लगा होगा, और साहब लगा होगा तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, एंड यस, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय जय सिया राम।